can say the visible opportunity set. Our next concept is efficient frontier, also known as optimum portfolio. ये मार्कोविट्स मॉडल का बेस है. ओके, नाउ फर्स्ट लेट्स लर्न व्हाट इज एफिशिएंट फ्रंटियर. इट इज अ मॉडर्न पोर्टफोलियो थियोरी. मैंने आपको बोला मार्कोविट्स मॉडल इज आल्सो नोन एज मॉडर्न पोर्टफोलियो थियोरी, MPT, that shows the investor the best possible returns they can expect from their portfolio. हम क्या करते हैं जब हमारा पोर्टफोलियो बनाते हैं, हम ये सोचते हैं कि मुझे सबसे अच्छा रिटर्न्स मिले. Given the level of volatility they are willing to accept. What is given of level of volatility? Volatility का मतलब है change in the risk. क्या risk constant रहेगा? No. Market changes every day. Yes. Market is subject to a fluctuation. तो रोज लेवल ऑफ रिस्क भी क्या होगा? चेंज होगा, सेम नहीं रहने वाला है. सो दैट इज वाई लेवल ऑफ वॉल्टिलिटी के ऊपर, मतलब लेवल ऑफ रिस्क के ऊपर ये डिपेंड करता है. एंड किसके ऊपर डिपेंड करता है? दूसरा, रिटर्न्स के ऊपर. नाउ दिस इज अ कर्व. जैसे हमने फिजिबल सेट में पढ़ा, सेम ही है. रेट ऑफ रिटर्न ऑलवेज ऑन अ वाई एक्सिस एंड रिस्क टॉलरेंस ऑलवेज विल बी ऑन अ एक्स एक्सिस. ये हमारा क्या है? कर्व लाइन है. कर्व लाइन के नियरेस्ट, या तो कर्व लाइन के ऊपर, सी, या तो ये कर्व लाइन के नियरेस्ट वाले, या तो कर्व लाइन के ऊपर जो भी पोर्टफोलियोज आ रहे हैं, दे विल गिव यू द मोर पोटेंशियल यील्ड. यील्ड का मतलब होता है रिटर्न्स गिवन द डिग्री ऑफ द रिस्क इज ऑप्टिमम. सी, सेम कंसेप्ट जो हमने फिजिबल में किया. दिस इज अ लेवल ऑफ रिस्क, दिस इज अ लेवल ऑफ रिटर्न्स. अब देखो, यहाँ पर अगर मैं रिस्क मेरा बढ़ा रही हूँ तो मुझे इतना ही रिटर्न्स मिलेगा. तो ये देखो, ये मेरा जो कर्व लाइन है उससे बहुत दूर है. इट इज फॉलिंग अपार्ट. सेम वे अगर मैं यहाँ देखूँ तो सी दिस एंड सी द लेवल ऑफ रिस्क. देखो, ये दोनों के कंपैरिजन में, सी दिस इज माय शेडेड पार्ट. आपके लिए शेड कर देती हूँ. This one, and this is giving me this much of returns. Same way, मैं थोड़ा सा रिस्क बढ़ा रही हूँ तो मेरा रिटर्न्स भी थोड़ा सा बढ़ रहा है. और यही अगर मैं इधर ले रही हूँ तो सी, मोर रिस्क लेस रिटर्न्स. सो इसके लिए क्या बोल रहे हैं? जो भी लाइन कर्व के ऊपर या तो लाइन कर्व के जो भी आजू बाजू, मतलब इतना नियरेस्ट जो भी पोर्टफोलियोज लाए होते हैं, वो पोटेंशियल यील्ड देंगे, मतलब आपको ज्यादा रिटर्न्स देंगे एट अ बैलेंस लेवल ऑफ रिस्क. एंड एनी पोर्टफोलियो दैट फॉल्स बियॉन्ड दिस फ्रंटियर कर्व, ये कर्व के नीचे जितने भी पोर्टफोलियोज फॉल कर रहे हैं, इट विल रिप्रेजेंट अ लेस देन आइडियल मिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. क्यों ये हमें नहीं लेने चाहिए? बिकॉज एट द सेम लेवल ऑफ रिस्क यू आर नॉट एबल टू अचीव द हाईएस्ट रिटर्न्स. उतना आप जितना रिस्क ले रहे हो इधर, उतना आपको इधर रिटर्न्स नहीं मिल रहा है. सी, ये लेवल ऑफ रिस्क बढ़ते जा रहा है, बट अगर रिटर्न्स देखो तो ज्यादा रिटर्न्स नहीं मिल पा रहे. Now, efficient frontier is a set of optimum portfolios. हमने ये देखा कि जो कर्व लाइन के ऊपर आ रहे हैं वो सारे हमारे कैसे पोर्टफोलियोज हैं? ऑप्टिमम पोर्टफोलियोज. That offers the highest expected returns. वो हमें सबसे ज्यादा रिटर्न्स दे रहे हैं at the lowest level of risk. Portfolios that lies below the efficient frontier are suboptimum. वो जो बाहर फॉल कर रहे थे ना, हमने देखा ना कि वो हमारे सेट ऑफ द मिक्स में काम नहीं आएंगे. दैट विल नॉट प्रोवाइड यू द इनफ रिटर्न्स फॉर द लेवल ऑफ रिस्क. तो ये सब आपको ड्रॉ करने के बाद थ्योरी लिखनी है. The risk of this portfolio is estimated by measuring the standard deviation of the portfolio returns. क्या बोल रहे हैं कि से फॉर एग्जाम्पल अभी आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, बट यू हैव द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स और स्टैंडर्ड डिविएशन आपके पास है.
तो स्टैंडर्ड डिविएशन को लेके आप कैसे पोर्टफोलियोज का सिलेक्शन कर सकते हो. नाउ सी, ये एग्जाम्पल में टेल मी मुझे कौन सा पोर्टफोलियो सेम रिटर्न्स दे रहा है. सेकेंड कॉलम में देख के बताओ कौन सा मुझे सेम रिटर्न्स या तो नियरेस्ट टू सेम रिटर्न्स दे रहा है. दिस टू, दिस टू, 5 and 6 number or 6 and 7 number also you can take. ये दो भी ले सकते हो और ये दो भी ले सकते हो. 6 and 7 नंबर भी ले सकते हो, 5 and 6 भी ले सकते हो. ठीक है. नाउ सी, बेटर टू टेक 5 and 6 बिकॉज यहाँ पर इनका स्टैंडर्ड डिविएशन सेम है. ओके. और यहाँ पर अगर मैं देखूँ एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, तो मुझे पोर्टफोलियो 9 एंड पोर्टफोलियो 10 दोनों सेम रिटर्न्स दे रहे हैं. तो अब मैं कैसे डिसाइड करूँ कि मुझे पोर्टफोलियो 9 में इन्वेस्ट करने का कि पोर्टफोलियो 10 में इन्वेस्ट करने का? बाय लुकिंग एट देयर स्टैंडर्ड डिविएशन. ये दोनों में से जिसका स्टैंडर्ड डिविएशन कम होगा वो एफिशिएंट होगा. व्हाट इज स्टैंडर्ड डिविएशन? इट इज लेवल ऑफ रिस्क. तो देखो इसका लेवल ऑफ रिस्क है 12.5%, इसका लेवल ऑफ रिस्क है 12.8%. बोलो, अब बोलो कि 9 और 10 में से कौन सा एफिशिएंट है? 9 इज मोर एफिशिएंट. व्हाई? बिकॉज उसका स्टैंडर्ड डिविएशन कम है. जब मैं बोल रही हूँ स्टैंडर्ड डिविएशन कम है मतलब उसका जो रिस्क का लेवल है वो क्या है? कम है. एनी डाउट हियर? तो जब आपके पास कुछ नहीं दिया है स्टैंडर्ड डिविएशन के थ्रू अगर आपको करना है तो यू कैन डू इट थ्रू स्टैंडर्ड डिविएशन एज वेल. नाउ मूविंग टू 6 and 7 पोर्टफोलियो. अब देखो इसका स्टैंडर्ड डिविएशन सेम है 9.4 and 9.4. टेल मी अब मुझे क्या सिलेक्ट करना है ये दोनों में से? रिस्क इज सेम, स्टैंडर्ड डिविएशन इज सेम मींस रिस्क इज सेम. नाउ आई नीड टू चेक द रिटर्न्स. ये दोनों में से मुझे सबसे ज्यादा रिटर्न्स कौन सा दे रहा है? 7. सो ओवर हियर आई विल सिलेक्ट द 7th पोर्टफोलियो एंड ओवर हियर व्हिच पोर्टफोलियो आई एम गोइंग टू सिलेक्ट? 9 पोर्टफोलियो. दिस इज ये दो जो पोर्टफोलियो मैंने सिलेक्ट किया वो मुझे ऑप्टिमम रिटर्न्स दे रहे हैं एट द लोएस्ट रिस्क और ये मेरा ट्रेड ऑफ भी बैलेंस करके चल रहे. इसके लिए ये वाला जो कंसेप्ट है हम उसको क्या बोलते हैं? एफिशिएंट सेट ऑफ पोर्टफोलियो. एनी डाउट हियर? Problem is really the process of delineating the efficient portfolios and then selecting the best one. आपको ये सब कंपेयर करके एक पोर्टफोलियो को सिलेक्ट करना है. An optimum portfolio is one that minimizes your risk. आपका रिस्क कम करेगा at a given level of return और maximize your return for a given level of risk. या तो रिस्क कम होगा और रिटर्न्स बढ़ेगा या तो फिर at the given level of returns उतना ही आपका रिस्क रहेगा. रैशनल इन्वेस्टर होगा जो एक प्रॉपर रैशनल इन्वेस्टर होगा वो ऑब्वियसली क्या प्रेफर करेगा? एफिशिएंट पोर्टफोलियोज ही प्रेफर करेंगे. The particular portfolio that an individual invest will select from the efficient frontier will depend on the investor degree of aviation of risk. Aviation of risk का मतलब है आप कितना डिग्री ऑफ रिस्क लेना चाहते हैं. So आपका ये जो डिसीजन है वो किसके ऊपर डिसीजन लाई करेगा? ऑन दी एफिशिएंट फ्रंटियर. एंड ये एफिशिएंट फ्रंटियर क्या है? दिस इज अ कर्व. ये एक कर्व है जिसके ऊपर से हम डिसाइड करते हैं कि मेरा रिस्क और रिटर्न कितना है. The selection of optimum portfolio thus depends upon the investor risk aviation. कि वो कितना रिस्क लेने के लिए रेडी है, कितना रिस्क टॉलरेंस लेवल है उसका और कन्वर्जनली ऑन हिज और हर रिस्क टॉलरेंस. नाउ मूविंग अहेड. अब आया पिक्चर में आफ्टर स्टडिंग पोर्टफोलियो सिलेक्शन, feasible set, efficient frontier, now our main concept came, that is Markowitz model. Tell me class, Markowitz model is also known as नहीं सुनाई दिया. Portfolio. Who gave this concept? Harry Markowitz gave its concept. इसके लिए इनका नाम क्या आया?
through Markowitz model. In which year he gave this? 1952 में. और ये जो एक मॉडल है ये हमें किसके लिए काम आता है? टू डिसाइड द इन्वेस्टमेंट पैटर्न. इसके थ्रू हम इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स, इन्वेस्टमेंट पैटर्न के लिए ये हमें हेल्पफुल है. Markowitz model is thus a theoretical framework for analyzing a risk. यहाँ पर आप रिस्क, रिटर्न और उनके रिलेशनशिप को क्या करने वाले हो? एनालिसिस करने वाले हो. See, Markowitz theory is also known as MPT, which we already discussed over here. Theory suggested that investor can maximize the return and minimize the risk by structuring a portfolio of assets that have a low correlation with each other. क्या बोल रहे हैं? ये थियोरी ये कंस्ट्रक्ट करता है, ये बताता है कि आप हमेशा उसके लिए जाओ जो आपको सबसे ज्यादा रिटर्न्स दे और आपका रिस्क भी कम हो. वैसे ही पोर्टफोलियो को आप कंस्ट्रक्ट करो. पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना मीन्स पोर्टफोलियो बनाना. And portfolio is made up by various combination of assets mix. Investors are presented with two types of stock. Investor के पास दो स्टॉक होंगे. एक लो रिस्क का, जो लो रिस्क लेगा तो लो रिटर्न का होगा. एक हाई रिस्क होगा तो उसको हाई रिटर्न्स का बोलेगा. Theory says this: higher the risk, higher the returns; lower the risk, lower the returns. बट अपना एज अ रैशनल इन्वेस्टर है क्या हम ये थ्योरी को बिलीव करते हैं? हम कौन सी थ्योरी को बिलीव कर रहे हैं? एज अ रैशनल इन्वेस्टर आई वांट अ मैक्सिमम रिटर्न्स एट अ लोअर द रिस्क. तो इसको तो हम बैलेंस करके चलना है हमें. यहाँ पर इसको तो हम बोलते हैं ट्रेड ऑफ करना. Risks are also divided into two types. We have already discussed these two types. One is systematic risk, another one is a unsystematic risk. Systematic risks are controllable. Yes or no? Yes. No बेटा. Systematic risk external risk होता है जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते. And unsystematic risk is internal factor के थ्रू राइज होता है and उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं. बीटा किस में कैलकुलेट होता है? Systematic risk. So beta is a measure of systematic risk. The Harry-Markowitz model uses the mathematical calculation to reduce the risk it builds through an ideal portfolio. Moving on, कुछ assumptions दिए थे. ये theory को prove करने के लिए he gave certain assumptions to us. Assumptions are investors are rational. क्या बोल रहे हैं कि सारे इन्वेस्टर एक ही तरह से सोचते हैं और वो रैशनल है. सबको रिटर्न्स ज्यादा चाहिए और रिस्क कम लेना है. बट मुझे बोलो रियलिटी में क्या ये पॉसिबल है? आपको थोड़ा तो ज्यादा रिस्क लेना ही पड़ेगा. और आप हमेशा ऐसा नहीं कर सकते हो कि मुझे ज्यादा रिस्क नहीं लेना है तो आप ज्यादा से ज्यादा एडिशनल पोर्टफोलियोज, एडिशनल सिक्योरिटीज को पोर्टफोलियो में एड अप करते जाओ. यू कैन नॉट डू लाइक दिस. अजम्पशंस है बट रियलिटी में क्या ये अजम्पशंस फुलफिल होते हैं? नहीं. तो ये इन्होंने मॉडल बनाने के लिए ये एक अजम्पशंस दिए थे कि सारे इन्वेस्टर्स रैशनल होते हैं. नहीं, अगर मुझे मेरी रिस्क टॉलरेंस कैपेसिटी हाई है तो फिर मैं मे बी ये थ्योरी के साथ नहीं भी जाऊंगी. सेकेंड इज इन्वेस्टर हैव अ फ्री एक्सेस टू करेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन रिटर्न एंड रिस्क. क्या हमारे पास प्रॉपर सबके पास इन्फॉर्मेशन रिस्क और रिटर्न की बराबर से होती है? क्या सबके पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन आती है? नो. यहाँ भी जितने क्लास में बैठे सबके पास ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी. एवरीवन विल बी हैविंग अ डिफरेंट इन्फॉर्मेशन. कोई एक जन मेरे को बोलेगा आप ये स्टॉक में इन्वेस्ट करो, एट द सेम टाइम दूसरे का एनालिसिस बोलेगा वो स्टॉक में इन्वेस्ट मत करो. सो एवरी इंडिविजुअल माइट नॉट बी हैविंग अ सेम इन्फॉर्मेशन और करेक्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग रिस्क एंड रिटर्न. बट ये मॉडल में इन्होंने ये अजम्पशन रखा है कि सबके पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन आ रहा है. मैं आपको दोनों वे से बता रही हूँ क्लास. थर्ड इज इन्वेस्टर्स आर रिस्क एडवर्स. मतलब रिस्क एडवर्स का मतलब है उनको रिस्क नहीं लेना है. या तो उनको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है और या तो अगर वो रिस्क लेंगे तो वो एकदम छोटा सा रिस्क लेंगे, लोअर लेंगे रिस्क. सो ऑल द इन्वेस्टर्स आर रिस्क एडवर्स. क्या प्रैक्टिकल में ये पॉसिबल है?
मुझे रिस्क लेना अच्छा लगता है तो मैं रिस्क एडवर्स की कैटेगरी में नहीं आई। रिस्क एडवर्स का मतलब होता है कि इन्वेस्टर या तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेता है या तो एकदम लोअर रिस्क लेता है, एंड दे ट्राई टू मिनिमाइज द रिस्क एंड मैक्सिमाइज द रिटर्न। इन्वेस्टर प्रेफर हायर रिटर्न्स टू द लोअर रिटर्न्स फॉर द गिवन लेवल ऑफ रिस्क। वो क्या देखेगा, पहले रिस्क का लेवल देखेगा और अकॉर्डिंगली ही विल सिलेक्ट कि मुझे वो हायर रिटर्न्स में पहले जाएगा, अगर हायर रिटर्न्स अगर उसको मिल रहा है तो फिर वो धीरे 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 रिस्क का देख के अगर उसको कम रिटर्न्स मिल रहा है तो वो कम रिटर्न्स के साथ भी खुश रहेगा। जैसे हमारे एफडीज थे, उधर रिस्क का लेवल लो है तो वहां पर रिटर्न्स भी कैसे है, लो, बट वो सबसे पहले क्या देखेगा कि अगर वही लेवल का रिस्क में मैं पहले हाईएस्ट रिटर्न्स कमा लूं, फिर अगर मुझे उतने रिटर्न्स नहीं मिल रहे तो मैं लोअर रिटर्न्स के लिए जाऊं। अंडरस्टूड? थ्योरी के कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। अभी हमने बोला ना, ऑल द इन्वेस्टर्स आर नॉट रेशनल, ऑल मस्ट नॉट बी हैविंग द करेक्ट इंफॉर्मेशन विद देम। सब लोग रिस्क एडवर्स नहीं भी होंगे, कोई कोई रिस्क लेने के लिए रेडी भी हो सकता है। लेट्स सी व्हाट आर द टू मेजर लिमिटेशंस। फर्स्ट इज लार्ज नंबर ऑफ इनपुट डेटा रिक्वायर फॉर कैलकुलेशन। आपको बहुत सारे नंबर ऑफ सिक्योरिटीज का एनालिसिस करना पड़ेगा, उसका कोवेरियंस फाइंड आउट। पता है हमने कैलकुलेशन में देखा, बीटा कैलकुलेट करेंगे हमें कोवेरियंस भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ सिक्योरिटीज को हमें एनालिसिस करना पड़ेगा और हर एक सिक्योरिटीज का हमें वेरियंस और कोवेरियंसेस फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो उसके वजह से जो डेटा हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, लार्ज नंबर ऑफ डेटा हो जाएगा। और एक इन्वेस्टर इतना सारा देख के इन्वेस्ट नहीं करेगा, वो तो चार्ट पैटर्न देखेगा कैंडलस्टिक अप्रोच से, या तो दूसरा एलॉयड वेव थ्योरी अप्लाई करेगा और वो एक डिसीजन ले लेगा। Second is complexity of computation required. The computations are very complex. तुरंत से सब डेटा नहीं मिल जाएगा। स्टैंडर्ड डिविएशन देखो उसका, फिर उसका रिटर्न्स का परसेंटेज देखो, तो बोले एक तो नंबर ऑफ डेटा भी बहुत सारा होगा और उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज भी बहुत सारी होगी, तो आप इजीली नहीं कर पाओगे। इसके जो अजम्पशंस है वो भी कैसे है, अनरियलिस्टिक है। अभी मैंने साथ साथ में आपको दिखाया कि सारे लोग रैशनल नहीं भी होंगे, सबको सब ट्रांजैक्शन का करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं भी होगा। इनएक्यूरेट एस्टिमेट्स, जो एस्टिमेट्स है वो मे बी करेक्ट नहीं भी होंगे, इनएक्यूरेट हो या तो दे आर सब्जेक्ट टू एन एरर्स एज वेल। लिमिटेड डाइवर्सिफिकेशन, मैं 4 से 5, अगर मेरा 50,000 रुपीज है तो मैं 3 या 4 पोर्टफोलियोज में इन्वेस्ट करूंगी, या तो 3 से 4 सिक्योरिटीज लूंगी। जरूरी नहीं है कि मैं सब में अपना डाइवर्सिफाई करके रखूं। तो लिमिटेड डाइवर्सिफिकेशन क्या बोलता है कि डाइवर्सिफिकेशन ही की एलिमेंट है मार्कोविट्स मॉडल का, बट इट मे नॉट बी पॉसिबल टू अचीव द ट्रू डाइवर्सिफिकेशन इन द प्रैक्टिस। पता है पोर्टफोलियो सिलेक्शन का जब हमने मीनिंग स्टार्ट किया था, द वेरी फर्स्ट पॉइंट वाज पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन इज द की एलिमेंट। इसीलिए बोला है कि मार्कोविट्स मॉडल का जो की एलिमेंट है वो है डाइवर्सिफिकेशन। Lack of consideration for non-financial factors. Markowitz theory does not consider non-financial factors like social factors के वजह से अगर मार्केट में चेंज आया, ethical considerations नहीं देखता है, which may be important for some investors. So assumptions है, और देखो जब एक मॉडल बनता है ना तो they are always based on some assumptions, और उसके limitations भी होते हैं। जरूरी नहीं है कि सब कुछ वो थियोरी जो बोल रहा है वो राइट है, but yes, majority of the people goes for the modern portfolio theory and accordingly they make their portfolio.